संभव हुआ मैंने बचत की, मैंने बड़े जोखिमों से परहेज किया, लेकिन अब जब मैं आंकड़ों को देखता हूं तो मुझे समझ नहीं आता कि ये कैसे काम करता है। उसने 900 बचाए थे। वो 10 या 12 साल में रिटायर होना चाहता था और उसे लगता था कि कहानी पहले ही लिखी जा चुकी है। इस धारणा को सबसे पहले तोड़ना था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति ये मान लेता है कि उसका भविष्य पहले से तय है तो वह अपने जीवन का स्वामी बनना बंद कर देता है। वो किराएदार की तरह व्यवहार करने लगता है। दुनिया उससे जो भी किराया ले उसे वो स्वीकार कर लेता है। वो मोल माइनस भाव करना बंद कर देता है। वो जांच माइनस पड़ताल करना बंद कर देता है। वो सवाल करना बंद कर देता है और यहीं से पतन की शुरुआत होती है। मैंने विलियम से कहा, तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मूर्खता के लिए तुम्हारा समय खत्म हो गया है। ये वो बात है जो 50 से अधिक उम्र के अधिकांश लोग सुनना नहीं चाहते। वे दिलासा चाहते हैं। वे चाहते हैं कि कोई कहे कि सब ठीक है। वे एक नरम जवाब चाहते हैं जो उन्हें उसी तरह जीने की अनुमति दे जबकि एक अलग अंत की उम्मीद हो। ये बुद्धिमानी नहीं है, ये बेहोशी है। सच्चाई यह है कि 50 के बाद भी आपके पास कुछ सार्थक बनाने के लिए पर्याप्त समय होता है, लेकिन आपके पास ये दिखावा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता कि छोटी माइनस छोटी गलतियां मायने नहीं रखती। आप खराब कर्ज को ढोते नहीं रह सकते। आप बिना सोचे माइनस समझे खर्च नहीं कर सकते। आप गतिविधि को प्रगति के साथ भ्रमित नहीं कर सकते। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि बाजार आपको उन आदतों से बचाएगा जो चुपचाप आपको नष्ट कर रही हैं। विलियम के पास पहला फायदा पैसा नहीं था, ये जागरूकता थी। अधिकांश लोग उस बिंदु तक कभी नहीं पहुंचे। ईमानदारी से कहूं तो उन्हें असुविधा महसूस होती है, लेकिन वे उसका निरीक्षण नहीं करते। उन्हें आर्थिक दबाव महसूस होता है, लेकिन वे उसका आंकलन नहीं करते। उन्हें पता होता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वे कागज पर नंबर लिखने से इनकार करते हैं, क्योंकि नंबर झूठ बोलने की क्षमता को खत्म कर देते हैं। विलियम ने आखिरकार देख लिया था। इससे उसे एक मौका मिला। मैंने उसे जो पहला सिद्धांत समझाया वो ये था कि देर से शुरुआत करने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। 25 साल के व्यक्ति के पास अधिक समय हो सकता है, लेकिन उसके पास अधिक अज्ञानता भी होती है। उसके पास गलतियां करने के लिए अधिक वर्ष होते हैं, फैशन का पीछा करने के लिए अधिक वर्ष होते हैं, शोर को अवसर समझने के लिए अधिक वर्ष होते हैं। उसके पास ऊर्जा हो सकती है, लेकिन निर्णय के बिना ऊर्जा अक्सर महंगी गति होती है। 55 साल का व्यक्ति कुछ अलग होता है। उसके पास सबूत होते हैं। वो जानता है कि कौन से वादे आमतौर पर खोखले होते हैं। वो जानता है कि कौन से लोग बड़ी माइनस बड़ी बातें करते हैं लेकिन काम कम करते हैं। वो जानता है कि अनुशासन कमजोर होने पर आय कितनी जल्दी गायब हो सकती है। वो जानता है कि दिखावे के लिए अक्सर धन जुटाया जाता है। वो जानता है कि सफल दिखने वाले कई लोग वित्तीय घबराहट के बेहतर कपड़े पहने हुए संस्करण हैं। उस ज्ञान का मूल्य है, लेकिन तभी जब उसका उपयोग किया जाए। अधिकांश लोग अनुभव को यादों के संग्रह की तरह लेते हैं। ये बेकार है। अनुभव को निर्णय में बदलना चाहिए। निर्णय को बेहतर निर्णयों में बदलना चाहिए। लगातार दोहराए जाने वाले बेहतर निर्णय धन बनते हैं। विलियम ने विनिर्माण में दशकों बिताए थे। वो आपूर्तिकर्ताओं को समझता था। वो अनुबंधों को समझता था। वो बर्बादी को समझता था। वो जानता था कि कैसे एक व्यवसाय व्यस्त दिखने के बावजूद धीरे पैसा खो सकता है, लेकिन उसने कभी भी अपने व्यक्तिगत वित्त पर यही बुद्धिमत्ता लागू नहीं की। यही मूर्खता थी। काम पर वो बार होने वाले खर्च पर सवाल उठाता था। घर पर वो उन्हें नजरअंदाज करता था। काम पर वो आउटपुट को मापता था। घर पर वो अनुमान लगाता था। काम पर वो प्रदर्शन की समीक्षा करता था। घर पर वो आशा करता था। बुद्धिमान लोग इस तरह से आर्थिक रूप से औसत रहते हैं। वे जीवन के एक हिस्से में अनुशासन और दूसरे में भावनाओं का उपयोग करते हैं। मैंने उससे कहा, तुम्हारा घर एक व्यवसाय नहीं है, लेकिन फिर भी उसका अर्थशास्त्र है, और अगर तुम उस अर्थशास्त्र को देखने से इनकार करते हो तो तुम अंधेपन को चुन रहे हो। पहला काम निवेश नहीं था। ये लोगों को आश्चर्यचकित करता है। उन्हें लगता है कि इसका उत्तर हमेशा स्टॉक, फंड, संपत्ति, व्यवसाय या कोई चतुर रणनीति है। ऐसा आमतौर पर नहीं होता है। पहला उत्तर है दृश्यता। आप जिसे नापने से इनकार करते हैं उसे सुधार नहीं सकते। विलियम घर गया और 12 महीने के बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, इंश्योरेंस पेमेंट, सब्सक्रिप्शन, लोन पेमेंट और ऑटोमेटिक विड्रॉल इकट्ठा किए। 1 महीना नहीं, 12 महीने। 1 महीना झूठ बोलता है, 12 महीने सच बोलते हैं। उसने जो पाया उससे उसे चिढ़ हुई। ये अच्छा था। चिढ़ तब काम आती है जब वो काम करने के लिए प्रेरित करे। उसने पाया कि पैसे उसकी जिंदगी से ऐसे जा रहे थे जिस पर उसने ध्यान देना बंद कर दिया था। पुराने सब्सक्रिप्शन, सालों से रिव्यू न की गई इंश्योरेंस पॉलिसी, खाने की आदतें जो एक बार में हानि रहित लगती थी लेकिन पूरे साल हास्यास्पद थीं। सुविधाजनक खरीदारी, स्टोरेज फीस, उन अकाउंट पर फीस जिनकी उसे जरूरत नहीं थी। हर जगह उगने वाले छोटे आर्थिक नुकसान। इनमें से कोई भी अकेले घातक नहीं लग रहा था। साथ में ये सब उसके भविष्य पर एक कर थे। यहीं पर ज्यादातर लोग असफल हो जाते हैं। वे एक नाटकीय त्याग की तलाश में रहते हैं क्योंकि नाटक उन्हें गंभीर महसूस कराता है, लेकिन दौलत आमतौर पर नाटक से नहीं बनती। यह बार की मूर्खता को दूर करने से बनती है। विलियम को सस्ता बनने की जरूरत नहीं थी। सस्तापन बुद्धिमानी नहीं है।
सस्ते लोग अक्सर बुरे फैसले लेते हैं क्योंकि वे केवल कीमत पर ध्यान देते हैं और मूल्य को नज़रअंदाज करते हैं। विलियम को सटीकता की ज़रूरत थी। उसे ये जानने की ज़रूरत थी कि कौन से डॉलर सही कीमत पर बिक रहे हैं और कौन से डॉलर इसलिए बच रहे हैं क्योंकि गेट पर कोई पहरा नहीं दे रहा है। 60 दिनों के अंदर उसने हर महीने $350 बचा लिए। उस नंबर ने सब कुछ बदल दिया। इसलिए नहीं कि $1350 ने उसे तुरंत अमीर बना दिया, बल्कि इसलिए क्योंकि ये कुछ और महत्वपूर्ण साबित हुआ। उसकी स्थिति ठीक नहीं हुई थी। जगह थी, बदलाव था, एक लीवर था। और एक बार जब कोई व्यक्ति एक सही लीवर पा लेता है तो वो असहाय महसूस करना बंद कर देता है। यहीं से पुनर्निर्माण की शुरुआत होती है। विलियम को दूसरी बात यह समझनी थी कि हर देर से शुरुआत करने वाले को उत्साह के पीछे भागना बंद कर देना चाहिए। जब आप पीछे महसूस करते हैं तो उत्साह खतरनाक होता है। जो व्यक्ति ये मानता है कि वो देर से आया है, वो वादों के आगे कमजोर हो जाता है। उसे गति चाहिए, उसे शॉर्टकट चाहिए। वो एक ऐसी कहानी चाहता है जहां एक साहसिक कदम 30 साल के सामान्य फैसलों को सुधार दे। यही चाहत उसे नुकसान पहुंचाती है। खराब निवेश आमतौर पर मूर्ख लोगों को नहीं बेचे जाते, वे अधीर लोगों को बेचे जाते हैं। और अधीरता अक्सर महत्वाकांक्षा का मुखौटा पहनती है। विलियम ने मुझसे पूछा कि क्या उसे अपने दोस्त द्वारा सुझाए गए एक निजी रियल एस्टेट सौदे में पैसा लगाना चाहिए। वादा किया गया रिटर्न बहुत अधिक था, स्पष्टीकरण जटिल था, दस्तावेज लंबे थे, डेडलाइन बहुत जरूरी थी। इस संयोजन को देखकर कोई भी समझदार व्यक्ति उठकर कमरे से चला जाएगा। वादा ज्यादा था, स्पष्टता कम थी, सामाजिक दबाव था, जल्दबाजी थी। ये कोई मौका नहीं है, यह नेकटाई पहने हुए एक जाल है। मैंने उससे कहा, तुम्हें चमत्कार की नहीं, मशीन की जरूरत है। चमत्कार अप्रत्याशित होता है, मशीन को दोहराया जा सकता है। चमत्कार तुम्हें किस्मत पर निर्भर बनाता है, मशीन तुम्हें व्यवहार पर निर्भर बनाती है। 50 के बाद शुरुआत करने वाले के लिए लक्ष्य चालाक दिखना नहीं होता। लक्ष्य होता है कि उसे तोड़ना मुश्किल हो जाए। इसका मतलब है सरल निवेश, सरल नियम, सरल ट्रैकिंग, सरल निर्णय, जिन्हें गणित के लिए मायने रखने लायक समय तक दोहराया जाए। विलियम को यह बात बोरिंग नहीं लगी। अच्छा, बोरिंग को कम करके आंका जाता है, बोरिंग से बिल चुकाए जाते हैं, बोरिंग बढ़ती जाती है। बोरिंग खराब मूड, खराब बाजार, चुनाव मंदी और ऐसे लोगों के साथ डिनर पर बातचीत में भी टिकी रहती है जो खुद को वित्तीय विशेषज्ञ समझते हैं क्योंकि एक शेयर बढ़ गया। मैंने उससे तीसरी बात यह कही, तुम्हारा पहला काम रिटर्न बढ़ाना नहीं है, तुम्हारा पहला काम स्थायी नुकसान को रोकना है। स्थायी नुकसान उन कर्जों से होता है जिन्हें तुम नियंत्रित नहीं कर सकते, उन निवेशों से जिन्हें तुम समझ नहीं सकते, ऐसी जीवनशैली की प्रतिबद्धताओं से जिन्हें तुम निभा नहीं सकते, और तनावपूर्ण समय में लिए गए भावनात्मक फैसलों से होता है। एक युवा व्यक्ति इनमें से कैसे उबर सकता है? एक 50 साल का व्यक्ति टालने योग्य गलतियों के लिए अपने साल नहीं दे सकता। ये कठोर लगता है क्योंकि ये कठोर है, लेकिन ये मुक्तिदायक भी है। एक बार जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि आप मूर्खता बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आपके निर्णय अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। विलियम ने 3 नियमों से शुरुआत की। पहला, ऐसा कोई निवेश नहीं जिसे वो सरल अंग्रेजी में समझा न सके। दूसरा, ऐसा कोई ऋण नहीं जिसकी ब्याज दर उसके खिलाफ काम करती हो जब वो सो रहा हो। तीसरा, डर, शर्मिंदगी या सामाजिक दबाव के कारण कोई बड़ा वित्तीय निर्णय नहीं लिया। उन 3 नियमों ने उसे रातों रात अमीर नहीं बनाया, उन्होंने कुछ बेहतर किया। उन्होंने उसे उन तरीकों से गरीब होने से रोका जिस पर उसने ध्यान नहीं दिया, और यही पहली जीत है। लोग पीछे न जाने के मूल्य को कम आंकते हैं। वे चाहते हैं कि प्रगति प्रभावशाली दिखे, लेकिन 50 के बाद स्थिरता कमजोरी नहीं है। स्थिरता वो मंच है जहां से हर गंभीर कदम उठाया जाता है। ठोस जमीन पर खड़ा व्यक्ति निर्माण कर सकता है, गड्ढे में खड़े व्यक्ति को पहले खुदाई बंद करनी चाहिए। विलियम वर्षों से बिना खुदाई कहे धीरे खुदाई कर रहा था, अब उसने रुक दिया था। ये उसके परिवर्तन का पहला भाग था। निवेश नहीं, व्यवसाय नहीं, प्रतिभा नहीं, बस नियंत्रण की पुनर्प्राप्ति। और नियंत्रण वो जगह है जहां धन की शुरुआत होती है। एक बार जब विलियम ने खून बहना बंद कर दिया तो उसे उम्मीद थी कि कुछ जल्दी बदल जाएगा। ये अगली गलती है जो लोग करते हैं, बनाते हैं। वे मानते हैं कि एक बार जब वे चीजों को ठीक कर लेते हैं तो परिणाम तुरंत दिखने चाहिए। इसी उम्मीद के कारण लोग उस प्रक्रिया को बीच में ही छोड़ देते हैं जो कारगर हो सकती थी। मैंने उससे कहा, कुछ समय तक कुछ भी सार्थक नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। यह धन बनाने में सबसे कठिन सच्चाइयों में से एक है। प्रगति अधिकांश लोगों की सहनशक्ति से अधिक समय तक अदृश्य रहती है। इस बारे में सोचें कि एक इमारत कैसे बनाई जाती है। महीनों, कभी माइनस कभी वर्षों तक आप केवल खुदाई, स्टील, कंक्रीट देखते हैं। यह धीमा, अप्रभावी काम जैसा दिखता है। अभी तक कोई आकार नहीं है, कोई सुंदरता नहीं है, पूर्णता का कोई एहसास नहीं है। फिर अचानक सब कुछ तेजी से होता हुआ दिखाई देता है। दीवारें खड़ी हो जाती हैं, फर्श आकार ले लेते हैं, खिड़कियां दिखाई देती हैं, संरचना पहचानने योग्य हो जाती है। एक बाहरी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इमारत जल्दी से बनाई गई थी, लेकिन ये सच नहीं है।
दिखाई देने वाली प्रगति एक लंबी, शांत प्रक्रिया का अंतिम चरण है। धन भी इसी तरह काम करता है। विलियम ने उस दौर में प्रवेश किया था जिसे मैं संपीड़न खिड़की कहता हूं। यह है वह अवधि है जहां आप कुछ वर्षों में लिए गए निर्णय अगले दशक के परिणाम निर्धारित करते हैं। अधिकांश लोग इस खिड़की को इसलिए नहीं गंवाते क्योंकि वे अक्षम हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अधीर हैं। वे दिशा बदलते रहते हैं। वे 2 महीने के लिए बचत बढ़ाते हैं, फिर आराम करते हैं। वे 1 साल तक लगातार निवेश करते हैं और फिर मंदी के दौरान घबरा जाते हैं। वे अपने वित्त को सरल बनाते हैं, फिर उन्हें फिर से जटिल बनाते हैं क्योंकि कुछ बेहतर लगता है। वे कभी भी इसे अनुमति नहीं देते हैं। निरंतरता को अपना काम करने की जरूरत है। मैंने विलियम को कुछ बहुत ही सीधी बात बताई। आपको सही फैसलों की जरूरत नहीं है, आपको कम बदलावों की जरूरत है। ये विचार ज्यादातर लोगों की सोच के विपरीत है। उनका मानना है कि लगातार अनुकूलन से सुधार आता है। हकीकत में लगातार अनुकूलन अक्सर प्रगति को नष्ट कर देता है क्योंकि हर बदलाव चक्रवृद्धि प्रक्रिया को रीसेट करता है। हर बदलाव गति को बाधित करता है। हर नया विचार पहले से काम कर रहे काम से ध्यान हटाता है। विलियम का काम बेहतर रिटर्न के पीछे भागना नहीं था। उसका काम व्यवहार को लॉक करना, लगातार बचत करना, लगातार निवेश करना, लगातार ट्रैकिंग करना था, जब तक कि कुछ स्पष्ट रूप से टूटा हुआ न हो। अनुशासन का वो स्तर प्रतिबंधात्मक लगता है, लेकिन यह कुछ शक्तिशाली बनाता है। पूर्वानुमान और पूर्वानुमान अंततः चक्रवृद्धि को प्रभावी होने देता है। प्रतीक्षा की लागत रैखिक नहीं है। यहीं पर लोग समय को कम आंकते हैं। उन्हें लगता है कि 1 साल की देरी करने पर 1 साल की लागत आती है। ऐसा नहीं होता है। 1 साल की देरी करने पर उस साल में होने वाली हर चीज की चक्रवृद्धि लागत आती है, जिसका मतलब है कि आप जितना अधिक इंतजार करेंगे, लागत उतनी ही बढ़ेगी। विलियम पहले ही वर्षों तक देरी कर चुका था। वो हो चुका था। अब मायने ये रखता था कि क्या वो जागरूक होने के बाद भी देरी करना जारी रखता है, क्योंकि एक बार जब आप जान जाते हैं तो देरी अज्ञानता नहीं रह जाती, ये बन जाती है निर्णय, और निर्णयों के परिणाम होते हैं। मैंने उसे एक सरल प्रक्षेपण दिखाया, कुछ भी अवास्तविक नहीं, बस स्थिर मासिक योगदान, उचित रिटर्न और समय। शुरुआत में संख्याएं रोमांचक नहीं थीं, लेकिन बाद के वर्षों में वे तेजी से बदलने लगीं। तब उसे कुछ महत्वपूर्ण समझ आया। लक्ष्य शुरुआती उत्साह नहीं है, लक्ष्य बाद में तेजी लाना है। अधिकांश लोग इसके विपरीत करते हैं। वे शुरुआती उत्साह के पीछे भागते हैं और अंत में कोई तेजी नहीं लाते। निरंतरता एक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है। सरल रणनीतियों के बारे में कुछ असहज है। वे आपको बुद्धिमान महसूस नहीं कराते हैं। वे आपको बताने के लिए कहानियां नहीं देते हैं। वे परिष्कार का भ्रम नहीं पैदा करते हैं, लेकिन वे काम करते हैं, और उनके काम करने का कारण सरल है। अधिकांश लोग किसी भी चीज से लाभ उठाने के लिए लंबे समय तक नहीं टिक सकते। विलियम ने कुछ ऐसा किया जो कागज पर प्रभावशाली नहीं लगता। उसने अपनी बचत को स्वचालित कर दिया। उसने व्यापक, सरल साधनों में निवेश किया। उसने निर्धारित अंतराल पर अपने वित्त की समीक्षा की, और फिर उसने उसे वैसे ही छोड़ दिया। कोई निरंतर जांच नहीं, कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, कोई रुझानों का पीछा नहीं। समय के साथ दोहराए गए व्यवहार ने उसे अलग बना दिया। अधिक स्मार्ट नहीं, अधिक स्थिर। और स्थिरता दुर्लभ है, खासकर उन लोगों में जो मानते हैं कि वे हैं पीछे। क्योंकि जो लोग पीछे महसूस करते हैं, वे जल्दबाजी करते हैं, और जल्दबाजी गलतियों की ओर ले जाती है। मनोवैज्ञानिक बदलाव जो मायने रखता है। कुछ बिंदु पर विलियम ने यह पूछना बंद कर दिया, क्या यह पर्याप्त है, और पूछना शुरू कर दिया, क्या मैं सुसंगत हूं। ये बदलाव सूक्ष्म है, लेकिन ये सब कुछ बदल देता है, क्योंकि पर्याप्त एक परिवर्तनशील लक्ष्य है। सुसंगतता को मापा जा सकता है, सुसंगतता को नियंत्रित किया जा सकता है। सुसंगतता बढ़ती है। एक बार जब उसने ये बदलाव किया तो उसका व्यवहार शांत हो गया, उसके निर्णय स्पष्ट हो गए, और उसकी प्रगति, हालांकि सतह पर अभी भी धीमी थी, अपरिहार्य हो गई। अब हम एक ऐसी चीज पर आते हैं जिससे अधिकांश लोग पूरी तरह से बचते हैं, इसलिए नहीं कि ये जटिल है, बल्कि इसलिए कि ये असुविधाजनक है। मैंने विलियम से कहा, आपको आय की समस्या नहीं है, आपको रिसाव की समस्या है। उन्हें ये पसंद नहीं था। अधिकांश लोगों को ये पसंद नहीं होता, क्योंकि ये जिम्मेदारी का संकेत देता है। यह उस बहाने को खत्म कर देता है कि अधिक पैसा सब कुछ ठीक कर देगा, और ये एक खतरनाक भ्रम है। अधिक आय खराब ढांचे को ठीक नहीं करती है, ये उसे बढ़ाती है। यदि आप अपने खर्च को 90,000 प्रति वर्ष पर नियंत्रित नहीं करते हैं, तो आप इसे 1,50,000 पर नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। आप बस अधिक कुशलता से खर्च करेंगे। जीवनशैली मुद्रास्फीति चुपचाप होती है। कोई भी एक दिन जागकर वित्तीय रूप से अक्षम होने का निर्णय नहीं लेता है। ये धीरे माइनस धीरे होता है। यहाँ एक सदस्यता, वहाँ थोड़ी बेहतर कार, अधिक बार भोजन करना, सुविधा खरीदारी, उन्नत आदतें। इनमें से कोई भी गलती नहीं लगती, ये प्रगति लगती है। यही उन्हें खतरनाक बनाता है, क्योंकि इन पर शायद ही कभी सवाल उठाया जाता है। विलियम ने दशकों में अपनी जीवन शैली बनाई थी, जानबूझकर नहीं, धीरे माइनस धीरे। और क्योंकि ये धीरे माइनस धीरे हुआ, उसने कभी इसका समग्र रूप से मूल्यांकन नहीं किया। यही मुख्य गलती है।
लोग बड़े निर्णयों की समीक्षा करते हैं, वे जमा हुए छोटे निर्णयों की समीक्षा नहीं करते हैं, और छोटे माइनस छोटे निर्णय हजारों बार दोहराए जाने पर बड़े हो जाते हैं। अधिकांश लोग जिस सर्जरी से बचते हैं, मैंने उससे कहा कि वो करे जिसे मैं कहता हूँ वित्तीय सर्जरी। कोई त्वरित समीक्षा नहीं, एक पूरी जांच, हर खर्च, हर आवर्ती भुगतान, हर आदत, बल्कि यह पूछना कि क्या इससे वास्तविक मूल्य उत्पन्न हो रहा है। ये सवाल असहज करने वाला है, क्योंकि बहुत से खर्चे ऑटोपायलट पर चलते हैं, वैल्यू पर नहीं। विलियम को वो चीजें मिली जिनके बारे में वो भूल चुके थे, ऐसे खर्चे जो उनके कारण गायब होने के बाद भी लंबे समय तक चलते रहे, ऐसी आदतें जो सालों पहले सही लगती थी लेकिन अब। Bowling at ₹400 and SIP at just ₹100. Open free Demat account. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all the scheme related documents carefully. लेकिन अब नहीं रही। खर्च करने के तरीके जो उनके पुराने वर्जन को दर्शाते हैं, यही वो हिस्सा है जिससे लोग बचते हैं। वे इस तथ्य का सामना नहीं करना चाहते कि वे अब भी अपने उस वर्जन द्वारा लिए गए फैसलों की कीमत चुका रहे हैं जो अब है ही नहीं। बिना गरीब महसूस किए खर्चे कम करना, यहीं पे लोग गलत हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि खर्चे कम करने का मतलब है जीवन की गुणवत्ता कम करना। ये जरूरी नहीं है। अगर आप बेकार की चीजों को हटाते हैं तो आप जगह बनाते हैं और उस जगह को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। विलियम ने सब कुछ खत्म नहीं किया, उन्होंने वो चीजें खत्म की जो मायने नहीं रखती थीं और वो रखी जो मायने रखती थीं। ये सटीकता है, अभाव नहीं। कुछ ही महीनों में उनकी बचत दर में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। वही आय, बिल्कुल अलग दिशा। ये कदम पहले क्यों उठाया गया? ज्यादातर लोग पहले निवेश करना चाहते हैं, ये पीछे की बात है। अगर आपका ढांचा कमजोर है तो निवेश से अव्यवस्था बढ़ती है, अगर आपका ढांचा मजबूत है तो निवेश से नतीजे बढ़ते हैं। विलियम्स की बढ़ी हुई बचत ईंधन बन गई। उससे पहले उनके पास इरादा था, अब उसके पास क्षमता थी, और क्षमता ही है जो चक्रवृद्धि ब्याज को वास्तव में काम करने देती है। ये सच्चाई अधिकांश लोग टालते हैं। मैंने उसे एक बहुत ही सीधी बात बताई, अगर आपका पैसा आपकी समझ से ज्यादा तेजी से गायब हो रहा है तो आप धन नहीं बना पा रहे हैं, आप एक ऐसी जीवन शैली को बढ़ावा दे रहे हैं जिसका आपने पूरी तरह से परीक्षण नहीं किया है। ये कठोर लेकिन सटीक है, और सटीकता आराम से ज्यादा मायने रखती है। भाग 3 के अंत तक विलियम ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो अधिकांश लोग कभी नहीं करते। उसने वित्तीय रिसाव को रोक दिया, सुसंगत व्यवहार बनाया, वास्तविक मासिक अधिशेष बनाया, अनावश्यक जटिलता को दूर किया। वो अभी भी अमीर नहीं था, लेकिन अब दशकों में पहली बार वो अमीर बनने की स्थिति में था। इस बिंदु तक विलियम ने कुछ ऐसा किया था जो उसे अपनी स्थिति के अधिकांश लोगों से अलग करता था। उसने चुपचाप हारना बंद कर दिया था। ये छोटी बात लगती है, लेकिन है नहीं। अधिकांश लोग उस मुकाम तक कभी नहीं पहुंचते। वे अधिक कमाने पर ध्यान केंद्रित करते रहते हैं जबकि उनकी मौजूदा संरचना उन्हें लगातार नुकसान पहुंचाती रहती है। वे आय को समाधान के रूप में देखते हैं और व्यवहार को कारण के रूप में अनदेखा करते हैं। अब वो समय आता है जब चीजें वास्तव में आगे बढ़ने लगती हैं, लेकिन यहीं पर लोग अपनी अगली बड़ी गलती भी करते हैं। वे मान लेते हैं कि एक बार नियंत्रण हो जाने के बाद अगला कदम बड़ा जोखिम उठाना है। ये धारणा है गलत। नियंत्रण इसलिए नहीं होता कि आप अधिक आत्मविश्वास से जुआ खेल सकें, ये इसलिए होता है कि आप कुछ ऐसा बना सकें जो टिक सके। मैंने विलियम से कहा, अब जब आपने नुकसान रोक दिया है तो आपको अपना मूल्य बढ़ाना होगा, अपने प्रयास को नहीं, अपने मूल्य को। अधिकांश लोग गलत समझते हैं कि जीवन में बाद में आय कैसे बढ़ती है। उन्हें लगता है कि इसके लिए अधिक घंटे काम करना पड़ता है। ऐसा करने का ये सबसे कम कुशल तरीका है। 50 के बाद आपका लाभ समय नहीं है। आप हमेशा 25 साल छोटे व्यक्ति से अधिक काम नहीं कर सकते। आपका लाभ अनुभव, पैटर्न की पहचान और ये समझना है कि सतह के नीचे चीजें वास्तव में कैसे काम करती हैं। लेकिन अधिकांश लोग इसे कभी मूल्यवान नहीं बनाते हैं। वे दशकों तक सीखने में बिताते हैं और फिर उस ज्ञान को सस्ते में बेचते रहते हैं। विलियम ने एक ही उद्योग में 30 से अधिक वर्ष बिताए थे। वो आपूर्तिकर्ता के व्यवहार, लागत की अक्षमता, बातचीत के पैटर्न और परिचालन संबंधी गलतियों को समझता था, जिससे कंपनियों को बिना किसी को तुरंत नुकसान होता था। उस ज्ञान का मूल्य था, लेकिन उसे ऐसा भुगतान किया जा रहा था जैसे कि वो मूल्यवान नहीं है, क्योंकि उसने कभी उसका सही उपयोग नहीं किया। मैंने उससे कहा कि वो अपने अनुभव को अलग तरह से देखे, नौकरी के इतिहास के रूप में नहीं, बल्कि उन समस्याओं के समूह के रूप में जिन्हें वो हल कर सकता था। एक अंतर है,
नौकरी का विवरण आपको बताता है कि आपने क्या किया, एक समस्या आपको बताती है कि आप क्या ठीक कर सकते हैं, और बाजार प्रयास से अधिक समाधान के लिए भुगतान करता है। विलियम ने पहले इसका विरोध किया। अधिकांश लोग ऐसा करते हैं क्योंकि ये उन्हें किसी चीज का सामना करने के लिए मजबूर करता है। असहज हो सकता है कि वे वर्षों से खुद को कम कीमत पर बेच रहे हों। ऐसा इसलिए नहीं कि बाजार अनुचित है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने मूल्य को परिचित माहौल से बाहर कभी नहीं परखा। उन्होंने धीरे शुरुआत की। उन्होंने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी। उन्होंने कोई नाटकीय कदम नहीं उठाया। उन्होंने एक विशिष्ट क्षेत्र की पहचान की जहां उन्हें पता था कि वे छोटी कंपनियों को लागत कम करने में मदद कर सकते हैं। फिर उन्होंने अपने नेटवर्क के कुछ व्यवसायों से संपर्क किया। किसी बड़े प्रस्ताव के साथ नहीं, एक साधारण प्रस्ताव के साथ। उनके संचालन की समीक्षा करें और कमियों की पहचान करें। पहली नियुक्ति में मामूली भुगतान किया गया। मुद्दा ये नहीं था, मुद्दा सत्यापन का था। उन्होंने साबित किया कि उनके ज्ञान का स्वतंत्र मूल्य है। इससे उनकी सोच बदल गई। 1 साल के भीतर उनके पास कई छोटी परामर्श व्यवस्थाएं थीं। कुछ भी दिखावटी नहीं, कुछ भी जोखिम भरा नहीं, लेकिन साथ में उन्होंने अतिरिक्त आय उत्पन्न की जो पूरी तरह से उनकी प्राथमिक नौकरी पर निर्भर नहीं थी। यहीं पर अधिकांश लोग कई आय स्रोतों के विचार को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि इसके लिए कुछ जटिल होना चाहिए। ऐसा नहीं है। इसके लिए संरचना की आवश्यकता है। आय का एक स्रोत नाजुक होता है, इसलिए नहीं कि यह निश्चित रूप से विफल हो जाएगा, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो सब कुछ एक साथ प्रभावित होता है। एक छोटा दूसरा स्रोत भी उस समीकरण को बदल देता है। इससे दबाव कम होता है, और दबाव कम होने से निर्णय लेने में सुधार होता है। विलियम अब डर से काम नहीं कर रहा था। ये लोगों को एहसास से ज्यादा मायने रखता है। डर फैसले को बिगाड़ देता है। यह लोगों को मौकों के भेष में गलत फैसले लेने के लिए प्रेरित करता है। जब उसकी आमदनी स्थिर और थोड़ी विविधतापूर्ण हो गई तो उसके निवेश व्यवहार में सुधार हुआ, बिना उसे सुधारने की कोशिश किए। वो शांत, अधिक चयनात्मक और कम प्रतिक्रियाशील हो गया। यह वो स्थिति है जहां अच्छे फैसले लिए जाते हैं, तब नहीं जब आप आगे निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, बल्कि तब जब आप पीछे छूट जाने के डर से नहीं घबराते। साथ ही उसे कुछ और भी सामना करना था। मैंने देखा है कि सबसे बड़ा आर्थिक नुकसान बाजारों के कारण नहीं होता है। यह लोगों द्वारा भावनात्मक रूप से अस्थिर होने पर फैसले लेने के कारण होता है। नौकरी छूटना, पारिवारिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं, अप्रत्याशित खर्च। ये पल न केवल समस्याएं पैदा करते हैं, ये लोगों के सोचने के तरीके को बदल देते हैं, और जब दबाव में सोच बदलती है तो फैसले प्रतिक्रियात्मक हो जाते हैं। प्रतिक्रियात्मक फैसले शायद ही कभी अच्छे होते हैं। मैंने विलियम को एक बहुत ही सरल सी बात बताई थी। जब आपका जीवन अस्थिर हो तो आपका पैसा उबाऊ हो जाना चाहिए। ये नियम लोगों की रक्षा करता है, लेकिन बहुत कम लोग इसका पालन करते हैं, क्योंकि अस्थिरता तात्कालिकता पैदा करती है, और तात्कालिकता ये भ्रम पैदा करती है कि कुछ तुरंत किया जाना चाहिए। हकीकत में अक्सर इसका उल्टा होता है। भावनात्मक उथल-पुथल के दौरान सबसे अच्छा निर्णय अक्सर बड़े निर्णयों को हमेशा के लिए टालना होता है, स्पष्टता लौटने के लिए पर्याप्त समय तक। मैंने बुद्धिमान लोगों को कुछ महीनों में वर्षों की प्रगति को नष्ट करते देखा है, क्योंकि उन्होंने दबाव में काम किया। गलत समय पर संपत्ति बेचना, किसी ऐसी चीज में निवेश करना जिसे वे पूरी तरह से नहीं जानते थे, ऐसे वादे करना जिन्हें वे पूरा नहीं कर सकते थे। ये बुद्धिमत्ता की समस्या नहीं है, ये भावनात्मक समय की समस्याएं हैं। विलियम ने नियम का पालन किया। जब उनकी कंपनी पुनर्गठन से गुजरी और अनिश्चितता बढ़ गई तो उन्होंने अपनी वित्तीय योजना नहीं बदली। वो घबराए नहीं, उन्होंने कुछ नया नहीं खोजा, वो लगातार बने रहे। उस निर्णय ने अकेले ही वर्षों की मेहनत को सुरक्षित रखा। अब एक और कारक है जिसे अधिकांश लोग पूरी तरह से कम आंकते हैं, आपके आस-पास के लोग। स्पष्ट रूप से नहीं, बल्कि सूक्ष्म रूप से निरंतर। आपका वातावरण आपके इरादों से अधिक आपके व्यवहार को आकार देता है। यदि आपके आस-पास के लोग खर्च करना सामान्य मानते हैं तो आप खर्च करेंगे। यदि वे निर्माण करना सामान्य मानते हैं तो आप निर्माण करेंगे। ये सलाह से नहीं होता है, ये एक्सपोजर से होता है। विलियम ने महसूस किया कि उनकी कई वित्तीय आदतें पूरी तरह से उनकी अपनी नहीं थीं। वे उनके वातावरण की अपेक्षाओं से प्रभावित थीं। सामाजिक दबाव शायद ही कभी प्रत्यक्ष होता है। कोई भी आपको खर्च करने के लिए मजबूर नहीं करता है, लेकिन मानक तय है, और अधिकांश लोग बिना सोचे मायने समझे इसे अपना लेते हैं। बेहतर रेस्टोरेंट, महंगी छुट्टियां, लाइफस्टाइल अपग्रेड जो जरूरी लगता है क्योंकि हर कोई ऐसा ही कर रहा होता है। ये दबाव महंगा पड़ता है, तुरंत नहीं, धीरे। विलियम ने खुद को अलग-थलग नहीं किया, ये व्यावहारिक नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बदलाव किया। उन्होंने खुद को ऐसे लोगों से मिलाया जो पैसे के बारे में अलग तरह से सोचते थे, जो लोग प्रगति को चुपचाप मापते थे, जो लोग दिखावे से ज्यादा स्थिरता को महत्व देते थे, जो लोग अलग तरह के सवाल पूछते थे। इससे उनके व्यवहार में किसी भी किताब या सलाह से ज्यादा बदलाव आया, क्योंकि बातचीत बदल गई और बातचीत फैसलों को प्रभावित करती है। अब हम उस चीज पर आते हैं जिसे ज्यादातर लोग बेवजह उलझा देते हैं, रणनीति।
एक धारणा है कि सफल निवेश के लिए जटिलता की जरूरत होती है। कई खाते, अलग माइनस अलग रणनीतियां, लगातार निगरानी। यह धारणा आकर्षक है क्योंकि जटिलता बुद्धिमानी लगती है, लेकिन हकीकत में जटिलता आपके असफल होने के तरीकों की संख्या बढ़ाती है। ज्यादा मूविंग पार्ट्स, गलती की ज्यादा संभावना, ज्यादा फैसले लेने की जरूरत, और हर अतिरिक्त फैसले के साथ गलती की संभावना बढ़ जाती है। विलियम ने शुरू में कई तरीकों को अपनाने की कोशिश की थी। उन्होंने आर्टिकल पढ़े, राय सुनी और अलग माइनस अलग रणनीतियों को मिलाने की कोशिश की। नतीजा उलझन ही हुआ, सुधार नहीं। हमने हर चीज को सरल बनाया। कम खाते, कम फैसले, स्पष्ट आवंटन, परिभाषित नियम और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक ढांचा जिसे वो तनावपूर्ण समय में भी बनाए रख सके। ये एक अच्छे सिस्टम की कसौटी है। यह नहीं कि यह आदर्श परिस्थितियों में काम करता है या नहीं, बल्कि ये वास्तविक जीवन, व्यस्त महीनों, अप्रत्याशित घटनाओं, भावनात्मक समय में टिकता है या नहीं। अगर आपका सिस्टम उन समयों में ध्वस्त हो जाता है तो ये सिस्टम नहीं है, यह एक अस्थायी व्यवस्था है। विलियम ने ढांचे को सरल बनाया जिससे कुछ महत्वपूर्ण हुआ। इससे घर्षण कम हुआ, और जब घर्षण कम होता है तो निरंतरता बढ़ती है, और निरंतरता ही परिणाम देती है, कभी माइनस कभार होने वाली शानदार सफलता नहीं। अब एक आखिरी मुद्दा था, दिशा। अधिकांश लोग एक निश्चित अंत बिंदु के बिना काम करते हैं। वे कहते हैं कि वे सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं, वे स्थिर महसूस करना चाहते हैं, वे सहज महसूस करना चाहते हैं। वे लक्ष्य नहीं हैं, वे भावनाएं हैं। आप भावनाओं के इर्द माइनस गिर्द कोई योजना नहीं बना सकते क्योंकि भावनाएं बदलती रहती हैं, और जब लक्ष्य बदलता रहता है तो प्रगति को मापना असंभव हो जाता है। मैंने विलियम से कहा कि वो एक संख्या को परिभाषित करे, एक अनुमान नहीं, एक सीमा नहीं, एक विशिष्ट संख्या, वह आय जो उसे काम पर निर्भरता के बिना जीने के लिए अपनी संपत्ति से चाहिए। उस संख्या ने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि अब हर निर्णय को एक गंतव्य के साथ मापा जा सकता था। गंतव्य के बिना प्रयास अंतहीन हो जाते हैं, एक गंतव्य के साथ प्रयास निर्देशित हो जाता है। विलियम को अब ये नहीं सोचना पड़ता था कि वो पर्याप्त कर रहा है या नहीं, वो जानता था कि वो आगे बढ़ रहा है या नहीं। उस स्पष्टता ने अनिश्चितता को दूर कर दिया, और अनिश्चितता ही एक मुख्य कारण है जिससे लोग अच्छी योजनाओं को छोड़ देते हैं। अंत में कुछ ऐसा है जिसे लोग अंत में ही समझ पाते हैं, लेकिन इसे शुरुआत में ही समझ लेना चाहिए। पैसा नतीजा नहीं है, समय है। पैसा एक साधन है, यह प्रयास को स्वतंत्रता में बदलता है। यह चुनने की स्वतंत्रता कि आप अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं, निर्णयों से दबाव को दूर करने की स्वतंत्रता, जहां जरूरी हो वहां मौजूद रहने की स्वतंत्रता। मैंने देखा है कि लोग धन के उच्च स्तर तक पहुंच जाते हैं और फिर भी खुद को प्रतिबंधित महसूस करते हैं क्योंकि उन्होंने नियंत्रण बनाए बिना धन कमाया। और मैंने देखा है कि बहुत कम पैसे वाले लोग बहुत अधिक स्वतंत्रता के साथ जीते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को सही ढंग से संरचित किया है। विलियम असाधारण रूप से अमीर नहीं बने, लेकिन वे कुछ अधिक महत्वपूर्ण, स्थिर, नियंत्रण में बिना दबाव के बन गए। जब वे 60 की उम्र के मध्य में पहुंचे तो उन्हें ऐसा नहीं लगा कि उनका आर्थिक जीवन अचानक ढह सकता है। उन्होंने कुछ ऐसा बनाया था जो उन्हें न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी सहारा दे सकता था, और यही वो हिस्सा है जिसे लोग कम आंकते हैं। वित्तीय सुरक्षा केवल संख्याओं के बारे में नहीं है, ये लगातार पृष्ठभूमि तनाव को दूर करने के बारे में है जिस पर आपको तब तक ध्यान नहीं जाता जब तक कि वो चला नहीं जाता। जब उन्होंने मुझसे सालों बाद बात की तो उन्होंने रिटर्न के बारे में बात नहीं की, उन्होंने प्रतिशत का जिक्र नहीं किया, उन्होंने कुछ सरल बात की। उन्होंने कहा, पहली बार मैं चिंतित नहीं हूं। यही असली नतीजा है, पूर्णता नहीं, प्रतिभा नहीं, भाग्य नहीं, बस अनावश्यक जोखिम को दूर करना, लगातार व्यवहार करना और खुद को होने वाले नुकसान से बचने के लिए अनुशासन। अधिकांश लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि सिस्टम बहुत जटिल है। वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे सरलीकरण करने से इनकार करते हैं, मापने से इनकार करते हैं, और ये समझने के बाद कि क्या करने की आवश्यकता है, लगातार कार्य करने से इनकार करते हैं। अवसर अभी भी मौजूद है, लेकिन ये आराम का इंतजार नहीं करता है, यह कार्रवाई के लिए प्रतिक्रिया करता है। सही ढंग से किया गया कार्य शायद ही कभी नाटकीय होता है। ये आमतौर पर शांत, सुसंगत और अधिकांश लोगों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी